मैं इस वक्त लाहौर के इलाके गुलबर्ग में हूं और सुबह यहां धमाकों की आवाज़ें आ रही थीं और उसके बाद पता चला कि पाकिस्तानी फोर्सेस भारतीय ड्रोन्स को गिराने की कोशिश कर रही थीं और पाकिस्तानी हकाम के मुताबिक 25 ड्रोन्स को मार गिराया जो कि इजरायली साख्ता थे। इजरायली मेड ड्रोन्स पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर हुए हैं और पाकिस्तान ने उनको मार गिराया है। आज की इस वीडियो में हम ये सारे डायनामिक्स डिस्कस करेंगे कि इस वक्त तक भारत क्यों पेनिट्रेट कर रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था उस हवाले से चाइनीज़ क्या कह रहे हैं, हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि जिस रात हम भारत के तैयारे गिरा रहे थे उस रात मजीद भारत का कितना नुकसान हुआ है और इस वक्त क्या माइंड गेम्स खेली जा रही हैं पाकिस्तान और भारत की जानिब से, पाकिस्तान की रिटेलिएशन के हवाले से क्या अपडेट है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम एंगल्स को डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं। आज जुमेरात का दिन है और जैसे ही सुबह का आगाज हुआ पाकिस्तान के कई शहरों में खौफ की फिजा फैल गई क्योंकि धमाकों की आवाज़ें आ रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ पता चला कि ये भारतीय ड्रोन्स थे जो पाकिस्तान की एयर स्पेस में सक्सेसफुली एंटर हो चुके थे और उन्होंने कई जगहों पर तबाही भी फैलाई है। पाकिस्तान के 4 सोल्जर्स भी जख्मी हुए हैं और जानी और माली नुकसानात की भी इतलात आई थी। पाक फौज के मुताबिक ये तकरीबन 25 इजरायली साख्ता ड्रोन्स थे जिनको मार गिराया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान आया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी है। और दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब इन ड्रोन्स की बात करते हैं जिनके हवाले से बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये क्या हैं, ये कैसे पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर हुए हैं और इन्होंने क्यों तबाही मचाई है। लाहौर में जो लोग वाल्टन और गुलबर्ग के एरियाज़ में रहते हैं उन्होंने इन धमाकों की आवाज़ें सुनी थी और बेसिकली ये पाक फौज की तरफ से एफर्ट्स की जा रही थी कि किस तरह इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये लॉइटरिंग ड्रोन्स होते हैं जो कि उस वक्त तक उड़ते रहते हैं जब तक वो अपने हदफ के करीब ना पहुँच जाएँ, वो अपने हदफ को टारगेट करके खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनको लॉइटरिंग ड्रोन्स कहा जाता है। जुमेरात की सुबह को भारत का ये इकदाम क्या शो करता है? भारत का ये इकदाम जाहिर करता है कि भारत पाकिस्तान में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है जिसको साइऑप्स भी कहा जाता है, यानी पॉपुलेशन और मिलिट्री में कंफ्यूजन क्रिएट करके वो अपने अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, लोगों में पैनिक, कंफ्यूजन और डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर। और इसके साथ ही इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पाकिस्तानी फोर्सेस को मल्टीपल लोकेशंस पर इंगेज कर दिया जाए और वो हड़बड़ा जाएं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पिंडी में भी ये ड्रोन्स आए हैं और लाहौर के अंदर भी आए हैं और कई 100 किलोमीटर्स तक उन्होंने पेनिट्रेट किया है, पाकिस्तान की स्पेस को वायलेट किया है। और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इनको हम इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर सके। इनके इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी अभी बड़े बड़े मुल्कों के पास भी नहीं है। ये लॉइटरिंग ड्रोन्स बहुत लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं और आपके जो कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो उनको इतनी आसानी से रोक नहीं सकते। और जब आपका इतना बड़ा बॉर्डर हो और मल्टीपल लोकेशन से इन ड्रोन्स को एंटर कराया जाए तो उनको हर जगह से डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें एक सवालिया निशान बहुत बड़ा ये है कि ये पिंडी में आए हैं, लाहौर के अंदर एंटर हुए हैं, सेंटर में एंटर हुए हैं, बिल्कुल जो मरकजी एरियाज हैं, वाल्टन, गुलबर्ग, पिंडी की फूड स्ट्रीट जो कि स्टेडियम के बहुत करीब है, और लाहौर में बहुत सी जगहों पर इन्होंने कैंट के एरिया से भी फ्लाई किया है। इससे एक चीज़ ये भी समझ आती है कि भारत इन ड्रोन्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को मज़ीद रीड कर रहा है। एक तो पाकिस्तान के रिस्पांस को वो जांचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा ये कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने जो फ्यूचर स्ट्राइक्स करनी है उसके हवाले से उनके पास मज़ीद इंफॉर्मेशन पहुँचे। और एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो इनके राफेल तैयारे, इनके MiG-29 और Su-30 पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराए हैं उसकी एम्बैरसमेंट को न्यूट्रलाइज करना, उसको काउंटर करना, कुछ और बड़ा करना जिसकी वजह से तवज्जो हट जाए। जैसे कि पूरी दुनिया के मीडिया पर हमने देखा कि ये डिस्कस हो रहा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने राफेल मार गिराया है, 4.5 जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो पूरी दुनिया के मीडिया पर आ रही थी। CNN ने इसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है।
तो इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए भी भारत ने एक अटेंशन डाइवर्ट किया जिसके मल्टीपल मकासद थे। एक तो कंफ्यूजन क्रिएट करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पाकिस्तान आर्मी को मल्टीपल जगहों पर इंगेज करना, इंफॉर्मेशन हासिल करना और रिस्पॉन्स मैनूवर चेक करना पाकिस्तान के। लेकिन इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के पास भी एक बहुत बड़ा मौका है कि इसको अपने फायदे में इस्तेमाल करे, इनको रीड करे, इनकी टेक्नोलॉजी को पढ़े और भारत की ये जो टैक्टिक्स हैं, पाकिस्तान उल्टा इनको समझने की कोशिश करे कि भारत फ्यूचर में क्या कर सकता है, किस तरह इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को फ्यूचर में रोका जा सकता है और मजीद एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस हासिल कर सकता है पाकिस्तान। इससे नो डाउट भारत ने भी पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया है। अभी हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत ने मिसाइल दागे हैं राफेल तैयारों के जरिए, उन मिसाइल्स को पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों इंटरसेप्ट नहीं कर सका। इन ड्रोन्स का एक मकसद ये भी है कि पाकिस्तानी साइड को प्रोवोक किया जाए कि वो भारत में हमले करे और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसका नी जर्क रिएक्शन दिखाता है, अगर फौरन हमले शुरू कर देता है तो जवाब में भारत भी हमले कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ज्योग्राफी है, पाकिस्तान इंडिया की अगर जंग की बात करें तो वो पाकिस्तान के ज़्यादा फेवर में नहीं है। भारत कराची में स्ट्राइक करके पाकिस्तान की पूरी ग्लोबल ट्रेड को चोक कर सकता है। भारत आपके डैम्स को निशाना बना सकता है क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत कम है, बहुत नैरो है पाकिस्तान, तो वो इजीली आपकी जो की इंस्टॉलेशंस हैं, जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको निशाना बना सकता है। इसलिए पाकिस्तान भी बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देने का सोच रहा है। हम इंडिया के डीप इनसाइड स्ट्राइक्स नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर एरियाज़ के करीब जो इलाके हैं और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भी ज़्यादा नहीं है, जैसे कश्मीर हो गया, अमृतसर हो गया, जलंधर हो गया, तो वो इलाके जो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो भारत की टेरिटरी के अंदर कई 100 किलोमीटर्स के फासले पर हैं। भारत ईजिली हमारे यहाँ पेनिट्रेट कर सकता है, तो इसलिए इस बात का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो कैलकुलेटेड होगा। अगर वो नी जर्क रिएक्शन होता है और पाकिस्तान गुस्से में कुछ करता है तो भारत के लिए बड़ा आसान है कि पाकिस्तान की साइट्स को निशाना बनाकर पाकिस्तान को चोक कर दिया जाए और ये पाकिस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश भी हो सकती है। और पाकिस्तान को चाहिए सिर्फ तब ही स्ट्राइक करे जब पाकिस्तान की अपनी मर्जी हो, अपनी टाइमिंग हो और अपनी कैलकुलेशन हो। लोगों का प्रेशर इस वक्त बढ़ रहा है क्योंकि लोग सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि ये ड्रोन्स क्यों एंटर हुए, कैसे एंटर हुए। पाकिस्तान को इसका बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देना चाहिए और पाकिस्तान ऐसा ही करेगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के छोटे ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए जो मिसाइल होते हैं, वो एक मिसाइल तकरीबन $2 मिलियन से ज़ायद उसकी कीमत है। तो पाकिस्तान अगर एडवांस मिसाइल से इनको टारगेट करना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के बजट पर ये एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो इसलिए हमने देखा कि पाकिस्तान ने इसको कन्वेंशनल तरीके से काउंटर करने की कोशिश की। इसलिए हम गुलबर्ग में सुन रहे थे आवाज़ें, धमाके सुन रहे थे, फायरिंग की आवाज़ें सुन रहे थे कि पाकिस्तान उनको कन्वेंशनल तरीके से, आई थिंक ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह होती हैं, इनके ज़रिए हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और 25 ड्रोन्स को हमने मार गिराया है। अब पाकिस्तान के रिस्पांस की बात करें, जिस रात हम राफेल तैयारों को गिरा रहे थे, पाकिस्तान की मिलिट्री ने भी बड़े ख़तरनाक हमले किए हैं भारत की कश्मीर की साइड पर। और बीबीसी से हमें पता लगता है कि पूंछ, उड़ी, श्रीनगर वगैरह में बड़ी तबाही फैली है और वहाँ भी कई लोगों की जानें गई हैं, आर्मी वालों की भी और सिविलियंस की भी। और DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि LOC के ऊपर उन्होंने भारत की कितनी पोस्टों को तबाह किया है। उस रात पाकिस्तान आर्मी ने भी दमादम मस्क अंदर किया था और भारत के वो सहाफ़ी, जो सरकारी सहाफ़ी हैं, जो मोदी सरकार के पिट्ठू हैं, जो बड़ी चेस्ट थम्पिंग कर रहे थे उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, वो भी ये लिखने पर मजबूर हो गए थे कि आलमी मीडिया अब कवर करे पाकिस्तान की ज़्यादतियों को। इससे एक ये भी आइडिया होता है कि पाकिस्तान ने भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया था और भारत की साइड पर भी तकरीबन 20 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। डॉग फाइट की बात करें, जो पाकिस्तान के J-10C फाइटर जेट्स ने राफेल तैयारों का हाल किया है, उसको पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं। ट्विटर पर एक ज़बरदस्त बहस का आगाज़ हुआ है कि पाकिस्तान ने क्या हाल किया है। और मैं चाइनीज़ कमेंटेटर्स की बात करूं, जो कि हुकूमत के बड़े करीब होते हैं, जो ट्विटर पर मौजूद होते हैं, वो खुद अपने आप को कहते हैं कि हम हुकूमत के लोग हैं, हम हुकूमत की तरफ से लिखते हैं। उन्होंने सारा दिन भारतीय एयरफोर्स की बड़ी ट्रोलिंग की और बड़ा ही मज़े का कंटेंट उन्होंने अपलोड किया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह पाकिस्तान ने निस्तो नाबूद किया है भारत की एयरफोर्स को।
और चाइनीज जब ट्रोलिंग पर उतर आते हैं ना तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस चीज के अंदर पाकिस्तान और चाइनीज बड़े सिमिलर हैं। सोशल मीडिया पर अपने दुश्मन को बड़ा जबरदस्त ट्रोल करते हैं ये। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि चाइनीज सोशल मीडिया पर चल रही थी, जो वो अपने ट्विटर पर भी लगा रहे थे और वो देखने लायक थी वो चीजें। चाइनीज को इस बात की बहुत खुशी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह सक्सेसफुली उनके J-10C का भरम रखा है और पूरी दुनिया में उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। जो पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं कि वो दौर आ गया है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी यूरोपियन टेक्नोलॉजी को मात दे रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब पाकिस्तान ने चाइना के लिए वो कर दिखाया है जो चाइना खुद नहीं कर सका। और एक मैं फ़नी पोस्ट पढ़ा था पाकिस्तान के यूज़र की तरफ से, उसने लिखा हुआ था कि अब तो चाइना को चाहिए पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ़ कर दे, कि जिस तरह हमने उनका इक्विपमेंट यूज़ करके भारत को सबक सिखाया है। और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो कि J-10C बनाती है और JF-17 थंडर्स भी बनाती है, पाकिस्तान के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर उनके शेयर्स में 17% का इजाफा हुआ है। और वो कंपनी जो राफेल को बनाती है उसके शेयर्स में डिप देखा गया। और डिफेंस एनालिस्ट इस चीज़ को भी मेंशन कर रहे थे कि राफेल की इज्जत पूरी दुनिया में खाक में मिला दी है भारतीय एयरफोर्स ने, और फ्रांस इससे बड़ा नाराज़ होगा। और अब दुनिया का कोई भी मुल्क अपना टॉप एयरक्राफ्ट बेचने से पहले भारत को 100 बार सोचेगा कि यार ये तो हमें जलील करा के रख देंगे। मतलब वो राफेल तैयारे जो दुनिया में टॉप नॉच फाइटर जेट समझे जाते हैं, उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसे गिराया जैसे कोई बात ही नहीं थी। J-10C तैयारों का इस्तेमाल करके जिनके अंदर PL-15 मिसाइल नस्ब थे, जिन्होंने भारत को सरप्राइज किया है। चाइना ने पिछले कई सालों में कोई जंग नहीं लड़ी और उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज किया है। उन्होंने अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट को, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पिछले कई सालों से हालत जंग में है। 80s में सोवियत यूनियन आया, 90s में अनरेस्ट, फिर 2000 में अमेरिका यहाँ पर आ गया। तो एक जंग की कैफियत है, दहशतगर्दी की जंग है, भारत से भी झड़पें होती रहती हैं। तो हम पिछले 40 सालों में 2 दहशतगर्दी की जंग लड़ चुके हैं। इसके अलावा भारत के साथ कारगिल की जंग भी हो चुकी हुई है। 2019 में डॉग फाइट हो चुकी है और एक बार फिर झड़पें जा रही हैं। और चाइना ने इन्हीं 40 सालों में अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। तो ये एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है कि चाइना वहाँ से एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट बनाई जाए और पाकिस्तान की मिलिट्री उसको यूज़ करी जाए। पाकिस्तान और चाइना का ये कॉम्बो भारत के लिए बड़ा ही डेडली है, जिसने 2019 में भी भारत को मजा चिखाया और 2025 में भी। भारत जो मर्जी एयरक्राफ्ट ले आए, पाकिस्तान ने तो उसको गिराना ही गिराना है। मोदी साहब 2019 में स्पीच में कह रहे थे कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन भाई आपने राफेल तैयारे भी हासिल कर लिए, आप कुछ ना कर सके। आपने अपनी साइड के अंदर रहकर तो मिसाइल दाग दिए राफेल्स के जरिए, लेकिन जब डॉग फाइट का टाइम आया तो बुरी हालत होगी। और जैसे मैंने पहले कहा था कि राफेल तैयारे जो कि फ्रेंच मेड हैं और S-400 भारत का जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशियन मेड है। तो एक इनकी कंपैटिबिलिटी में भी बहुत से इश्यूज हैं। भारत की साइड ने जो कंफर्म किया है कि 3 जहाज गिरे हैं, इससे हमें ये भी पता चलता है कि इंटरऑपरेबिलिटी के कितने इश्यूज हैं इन 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के दरमियान। और इवन अगर भारत के S-400 ने ही राफेल को निशाना बनाया है, ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी जलालत है कि अभी तक ये इनका सिंक नहीं कर सका, इनको आपस में इंटीग्रेट नहीं कर सका। तो कल को डोनाल्ड ट्रंप इनको F-35 दे भी देते हैं तो ये तो F-35 को वल्नरेबल कर देंगे कि PF आएगी F-16 के जरिए F-35 को गिरा देगी, जो कि 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी F-16। या चाइनीज तैयारे अगर गिरा देते हैं J-10C, या अगर पाकिस्तान J-35 फाइटर जेट्स ले लेता चाइना से और F-35 को गिरा देता है, तो फिर क्या अमेरिका की वो रहेगी। अमेरिकन बड़ा एहतियात से बेचते हैं अपना वेपन, वो हर कंट्री को नहीं बेचते अपना वेपन, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके परिंदे अगर गिर गए तो बड़ी जलालत होगी और उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो उनकी सारी वॉर मशीन है, उसकी रेपो खराब हो जाएगी। इसलिए हमने देखा है कि अमेरिकन पहले पूरी तरह से ट्रेन करते हैं उस मुल्क को जिसको देना होता है, और उसके बाद वो मिलिट्री इक्विपमेंट उसे देते हैं। जैसे F-16 के हवाले से पाकिस्तान के फाइटर्स कितने सालों में ट्रेन हुए हैं, जबकि भारत ने बड़ी जल्दी में राफेल तैयारे खरीदे हैं। तो यहाँ पर अमेरिकन और चाइनीज सेम पेज पर ही होंगे कि जिस तरह उन्होंने राफेल को गिराया, इससे ना सिर्फ चाइनीज फाइटर जेट्स की मार्केट बढ़ी है, बल्कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स की मांग में भी इजाफा होगा। लेकिन वो भारत को अब F-35 देने से पहले सोचेंगे और CIA इस हवाले से बड़ा सोच विचार करेगी। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने CNN को कंफर्म किया है कि एक राफेल तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराया है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने जो मिसाइल दागे थे राफेल के जरिए, पाकिस्तान उनको क्यों इंटरसेप्ट नहीं कर सका। पाकिस्तान ने अभी जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इंडक्ट किया है वो चाइनीज मेड HQ-9 है, जबकि भारत ने S-400 जो कि रशियन मेड है उसको डिप्लॉय किया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस नहीं कि वो मल्टीपल मिसाइल्स को एक ही वक्त में रोक सके, जबकि इतने बड़े बॉर्डर पर भारत ने मल्टीपल लोकेशन से स्ट्राइक की हों। और ये हमले चूंकि भारत ने फ़ज़ा से ज़मीन पर किए थे, इनको इंटरसेप्ट करना वैसे ही बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है अगर आपने मल्टीपल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करना है। तो इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको काफ़ी हद तक कंफ्यूज किया है भारत ने। कश्मीर से लेकर बहावलपुर तक कई 100 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर साइमल्टेनियस अटैक्स किए हैं, बैक वक्त मिसाइल दागे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हुआ है। और इसके लिए डेफिनेटली आपको ज़्यादा बजट की ज़रूरत है अगर आपने एडवांस रशियन या अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम बाय करना हो। चाइनीज़ के पास भी होगा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए बजट चाहिए। अभी जो पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम लिया है वो पाकिस्तान के बजट के मुताबिक है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को बेहतर करे, जो मैं बार बार कहता हूँ, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से मसले हल होंगे। पाकिस्तान की ना सिर्फ मिलिट्री पावर इंप्रूव होगी बल्कि डिप्लोमेटिकली भी हम अपने दुश्मनों को काउंटर कर सकेंगे। अभी दुनिया ज़्यादा भारत की सुनती है और जैसे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि 2019 के बाद भारत के पास बहुत एडवांस इक्विपमेंट आ चुका है। वो अलग बात है कि डॉग फाइट में या कन्फ्रंटेशन में, इंगेजमेंट में भारतीय हमेशा हारते हैं, लेकिन अब उनके पास इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो अपने मुल्क से बैठकर पाकिस्तान के अंदर मिसाइल दाग सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्री है। ये तशवीशनाक बात है कि भारत ने 1971 के बाद इतना डीप पेनिट्रेट किया है पाकिस्तान के इलाकों में, कई 100 किलोमीटर तक अंदर घुसा है। ये ड्रोन्स की बात करें जो पिंडी और लाहौर के सेंटर्स में गिरे हैं, या उन मिसाइल्स की बात करें जो बहावलपुर और अहमदपुर में गिरे हैं, जो कि पूरा डेजर्ट क्रॉस करके एंटर हुए हैं पाकिस्तान की ज़मीन पर। कोटली, मुजफ्फराबाद वगैरह में जो स्ट्राइक्स हुई हैं वो तो फिर LOC के बहुत करीब हैं। ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर को बहुत हद तक क्रॉस किया भारत ने। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक तशवीश की बात है और सवालिया निशान है पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पर, जिनको पाकिस्तान तब भी पूरा कर सकता है जब पाकिस्तान के पास ज़्यादा बजट होगा, ज़्यादा पैसा होगा। और ज़्यादा पैसे के लिए ज़रूरी है इकनॉमिक स्टेबिलिटी। इकनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरह आती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, जो हमारे मुल्क में नहीं है। सोसाइटी में एक पोलराइजेशन की भी कैफियत है, लोगों की रिजेंटमेंट है स्टेट के हवाले से, स्टेट के फैसलों के हवाले से। नेशनल सिक्योरिटी का जो की एलिमेंट है वो है आर्म सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। जब तक आम सिटीजन खुश नहीं होगा, जब तक उसका बिजनेस नहीं चलेगा, जब तक वो पैसे नहीं कमाएगा, किसी भी मुल्क का दिफा बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब सिविल वॉर्स होती हैं तो तब भी बाहर की दुनिया उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करती है, जो हमने देखा था सीरिया में कि मुख्तलिफ ग्रुप्स को मुख्तलिफ पार्टी सपोर्ट कर रही थी, और वही हमने देखा था यमन में, इराक में, लीबिया में। कईयों को रशिया सपोर्ट करता है, कईयों को अमेरिका, किसी को सऊदीया तो किसी को ईरान। तो ये फॉल्ट लाइंस हैं, जब आपके मुल्क में अगर होती हैं तो दुश्मन या दूसरे कंट्रीज़ अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए सारे फिर आ जाते हैं मैदान में, और फिर आपकी हलचल से वो फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान को इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान का डिफेंस भी मजबूत होगा। एक वीक सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आपका डिफेंस मजबूत नहीं हो सकता। और अभी हम जो एक्सप्लॉयटेशंस देख रहे हैं भारत की जानिब से, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुई हैं कि उन्होंने हमारी फॉल्ट लाइंस को देखा है और उनको एक्सप्लॉयट किया है। सिर्फ फौज जंग नहीं लड़ सकती, ये एक होल ऑफ अप्रोच होती है जिसमें आपके सिटीजन्स, पूरी सिविल सोसाइटी, हुकूमत, फौज, बाकी इदारे सब उसमें हिस्सा लेते हैं। जिस तरह भारत ने हमारे यहाँ घुसकर इतने लोगों को शहीद किया है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है और हमें इस पर काम करना चाहिए कि हम फ्यूचर में भारत की इस एग्रेशन को किस तरह रोक सकते हैं। डेफिनेटली इसको इंटरसेप्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत की हिम्मत कैसे हुई। भारत के पास कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस था तो उसने हमला किया है। उस कॉन्फिडेंस को हमने शैटर करना है। भारत के पास वो कॉन्फिडेंस क्यों आया? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पावर हमसे बहुत ज़्यादा है। उनके आज रूस, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, इन सब से बेहतर ताल्लुकात हैं, यूरोपियन से अच्छे ताल्लुकात हैं, जो कि हमारे नहीं हैं। उनकी चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है। आज अगर हमारी पोजीशन मुस्तहकम होती तो हम इन हमलों को पहले ही रुकवा सकते थे डिप्लोमेसी के जरिए, जो हम नहीं कर सके, क्योंकि आज ग्लोबल स्टेज पर हमारी उतनी अहमियत नहीं जितनी इंडिया की है।
और देखें अमेरिका ने 2019 के मुकाबले में भारत को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ना सिर्फ अमेरिका ने बल्कि उनके यूरोपियन पार्टनर्स ने भी, यूके ने, फ्रांस ने और इटली ने, कि आज वो सीना चौड़ा करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, पेनिट्रेशन कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हमारी मिलिट्री क्या कर सकती है और क्या नहीं। उन्होंने तो भारत को मज़ा चखाना ही चखाना है, क्योंकि उनकी सारी ट्रेनिंग ही भारत के ख़िलाफ़ हुई है और वो भारत को पेन पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डिप्लोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं। और डिप्लोमेसी के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, इकोनॉमी की बड़ी ज़रूरत होती है। सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की जब धज्जियाँ उड़ी हों तो आपका दिफा बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके लीडर्स इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। करप्शन ने आपको इरोड कर दिया है। जिस तरह की यूनिटी भारत में नज़र आ रही है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं है। हमें भारत के इस एक्शन को न्यू नॉर्मल बनाने से रोकना होगा और एक डेटरेंस क्रिएट करनी होगी और ऐसा जवाब देना होगा कि भारत दोबारा इस तरह का हमला करने का सोच भी ना सके। लेकिन उसके लिए हमें पाकिस्तान की जड़ों को भी मजबूत करना होगा। पाकिस्तान के अंदर के जो मसाइल हैं उनको भी फिक्स करना है। सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसमें आपको डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। पूरा बैलेंस ऑफ पावर ख़राब होकर रह गया है जितना भारत को इम्बोल्डन किया गया है। और सिर्फ क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली तगड़े हो गए थे पाकिस्तान से। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान इस बैलेंस ऑफ पावर को रीस्टोर कर पाएगा जो हम देख रहे हैं कि भारत ने एक अपर हैंड हासिल किया है पाकिस्तान पर, या आपके ख्याल में इकोनॉमी को तगड़ा किए बगैर पाकिस्तान इस खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर अचीव नहीं कर पाएगा और वो डेटरेंस जो हमें चाहिए उसको अचीव नहीं कर पाएगा? या आपके ख्याल में पाकिस्तान अभी भी भारत को सरप्राइज करने की एबिलिटी रखता है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।